हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश जोशी। आई वेलकम यू ऑल ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग। तो अब हम बात करेंगे मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। यस, इंडिया इज एंडोड विद अ रिच वैरायटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ड्यू टू इट्स वेरिड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। बल्क ऑफ द वैल्यूएबल मिनरल्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ प्री पैलियोजोइक एज। फिर ये हमें रेफरेंस दे रहा है चैप्टर का, है ना। एंड आर मेनली एसोसिएटेड विद द मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। ओके, तो देखिए, जो मिनरल्स की हम बात करें ना, मिनरल्स की अपने आप में पूरी एक इंडस्ट्री है। वो एग्रीकल्चर को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एंड पूरी इंडस्ट्री जो सेक्टर की हम बात कर रहे हैं उसको भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, अब जो मिनरल्स है पूरे इंडिया में कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे, किसके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड करता है कि रॉक कौन सी है ना, उस रॉक के बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे ये मिनरल मिलने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरी बात, जो हमारे पास में मिनरल्स मिलते हैं, है ना, उनके बारे में क्या बताया गया। They are mainly associated with metamorphic and igneous rock of peninsular India। यानी पेनिनसुलर इंडिया की बात की जा रही है। ये वाला जो सेक्शन है इंडिया का, है ना, ये पेनिनसुलर इंडिया वाला जो पार्ट की हम बात कर रहे हैं, इनमें मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक है। वहां पे आपको मेनली मिनरल्स दिखते हैं, है ना। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू वगैरह भी है। लेकिन अगर आप बात करें नॉर्दर्न इंडिया की या वेस्टर्न इंडिया की, वहां पे आपको ज्यादातर मिनरल्स नहीं मिलेंगे, है ना। मिनरल्स मिलेंगे लेकिन हैवी मिनरल्स आपको नहीं मिलेंगे। मेटेलिक मिनरल्स है ना, वो आपको थोड़े से कम दिखेंगे इन एरियाज में। लेकिन पेनिनसुलर इंडिया में क्या है, आपको ऐसे मिनरल ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक बात तो हमारे पास में ये आ गई। दूसरा, द वास्ट एलुवियल प्लेन ट्रैक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज डिवॉइड ऑफ मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिक यूज। तो देखिए, एग्रीकल्चर वाला जो अपने पास में अच्छा रीजन है ना, जो प्लेन्स का रीजन है, वहां पे अगर अपन देखें तो क्या है कि मिनरल्स अपने को थोड़ा सा कम देखने को मिलते हैं, है ना। जो इकोनॉमिकली जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो, जैसे आयरन है ना, एल्यूमिनियम है, कोल है, इन सब चीजों को अगर अपन देखें जिनकी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है, जिनके ऊपर पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री लग सकती है, वो यहाँ पे क्या थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। कौन से, जहाँ पे एलुवियल प्लेन्स है वहां पे, है ना। तो उसके अंदर कौन सा आ गया, नॉर्थ वाला सेक्शन आ गया और वेस्टर्न वाला इंडिया का पार्ट आ गया थोड़ा, है ना। तो अब अपन बात करें पेनिनसुलर इंडिया की, जहाँ पे ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू के अपने पास में मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। द मिनरल रिसोर्सेज प्रोवाइड द कंट्री विद the necessary base for industrial development. In this chapter, we shall discuss the availability of various types of mineral and energy resources in the country. Okay, तो देखिए, मिनरल्स की वजह से क्या अपने आप में एक इंडस्ट्री लग सकती है। कैसे, देखिए, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वगैरह है ना, थोड़ा उड़ीसा का और थोड़ा झारखंड वाला वो सेक्शन की अगर अपन बात करें, तो वहां पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं ना। टाटा का भी इसी तरीके से, जो जमशेदपुर के अंदर आप प्लांट की बात करते हैं वो लगा हुआ है। वो स्टील इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी बड़ी इसीलिए वहां पे लग पाई है क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है। रॉ मटेरियल जो कौन कौन से चाहिए अपने को यहाँ पे, वहां पे अपने को चाहिए पावर के लिए, है ना। पावर के लिए क्या चाहिए, कोल चाहिए, है ना। इंडस्ट्रीज के अंदर जो पावर मिलेगी, है ना, रॉ इनपुट को अगर अपने को फिनिश्ड गुड बनाना है तो वहां पे जो चीज चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोल। वो वहां पे रॉ मटेरियल जो चाहिए, है ना। रॉ मटेरियल के फॉर्म में क्या, आयरन और खुद वहां पे है। तो ये दोनों चीजें वहां पे अबंडेंट होने की वजह से उस पूरे इंडिया के अंदर, उस पूरे रीजन के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे अपने पास में प्लांट्स लगे हुए हैं। सेल के भी आप बहुत सारे दिखेंगे, बोकारो वाला प्लांट है ना, भिलाई वाला प्लांट है, वो सब आप क्यों देख पाते हैं उस रीजन के अंदर, क्योंकि वहां पे कोल और आयरन और दोनों अवेलेबल है। ठीक है, तो अब एक चीज हमें समझ में आ रही है कि बड़ी इंडस्ट्रीज जो लग रही है वो कोल और आयरन और दोनों की अवेलेबिलिटी वाले सेक्शन में ही लग रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि नॉर्थ के अंदर आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके जाओगे, वहां पे आप इंडस्ट्री लगाओगे, बोलोगे हम आयरन और को कोल को इम्पोर्ट कर लेंगे, नहीं, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, है ना। तो वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। इस वजह से क्या किया जाता है कि ऐसी जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है उनको कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पे इनके जो रिसोर्सेज हैं वो अबंडेंट अवेलेबल है हमारे पास में। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि ये जो इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है वो ऐसे सेक्शन में ही होता है जहाँ पे वो रिसोर्सेज पूरे पूरे अवेलेबल हो। ओके, so a mineral is a natural substance of organic or inorganic origin with definite chemical and physical properties। तो मिनरल की यहाँ पे क्या हुई, डेफिनेशन हमें दी हुई है ना। तो आप इस डेफिनेशन को ध्यान रख सकते हैं। क्या डेफिनेशन दी हुई है हमें, अ मिनरल इज ए नेचुरल सब्सटेंस। सबसे पहली बात तो नेचुरल होता है ना। उसके अलावा क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो सकता है ना। कार्बन के ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकता है और विदाउट कार्बन या डिवॉइड ऑफ कार्बन भी हो सकता है ना। ओरिजिन विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी।
तो जो भी एक मिनरल होता है उसके फिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसमें ये चीज इतने इतनी और इस तरीके से होती है ना, इनके बीच में इस तरीके से केमिकल स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, या उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो इस तरीके से होगी, हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा या किस तरीके का होगा, या कौन सी दूसरी चीजों के साथ वो मिक्सड हुआ मिलेगा, है ना। तो ये सब चीजें अपने को होती है, हर एक मिनरल की अपने आप में ऐसी क्वालिटी होती है, ठीक है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिए। देन टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज की अब हम बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज क्या है? टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज के अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन से, मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो है ना। जैसे हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि कौन से फेरस मिनरल्स हैं और नॉन फेरस मिनरल्स हैं, है ना, ब्रॉडली जो हम कैटेगराइज करेंगे। या फिर हम बात कर लेंगे कौन से इससे कन्वेंशनल है या कौन से नॉन कन्वेंशनल है ना, कौन से मेटेलिक है कौन से नॉन मेटेलिक है। ऐसे हम सारे रिसोर्सेज के बारे में जब बात करते हैं, तो देखिए मिनरल को अब हम क्या करेंगे, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, है ना। मिनरल को जो हम बात करेंगे, एक तो हम बात कर लेंगे मेटेलिक वाले की, है ना, और दूसरा हम बात करेंगे नॉन मेटेलिक की। मेटेलिक नाम से पता लग रहा है जिसके अंदर अपन मेटल्स बनाते हैं, और नॉन मेटेलिक क्या है, जो मेटल्स नहीं होते हैं, है ना। तो उन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, कौन कौन से कहाँ पे मिलते हैं, कौन सी पर्टिकुलर रॉक में मिलते हैं, क्या लोकेशंस हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। ओके, यस। टाइप्स ऑफ मिनरल में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स में बी ग्रुप्ड अंडर टू मेन कैटेगरीज ऑफ मेटेलिक्स एंड नॉन मेटेलिक्स विच आर फर्दर बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। ठीक है, तो सबसे बड़ी हमने जो कैटेगराइजेशन किया है वो किस बेसिस पे किया है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक के बेस पे की है। तो जो हमारे पास में दो कैटेगरीज आ गई, एक मेटेलिक वाली दूसरी नॉन मेटेलिक वाली, इन्हीं को हम क्या करेंगे, फर्दर क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यस, तो मिनरल्स जो हमारे हैं, फर्स्ट हमने बता दिया, एक तो मिनरल है जो मेटेलिक है, दूसरे हम क्या कह रहे हैं, नॉन मेटेलिक है। ओके, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक को भी फिर अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो मेटेलिक में भी हम फेरस कह रहे हैं और नॉन फेरस कह रहे हैं। तो फेरस और नॉन फेरस जो हम कह रहे हैं, फेरस क्या है, जिसके अंदर हम आयरन मैंगनीज ऐसी चीजों को रख रहे हैं, ठीक है। नॉन फेरस क्या है, जो कॉपर है बॉक्साइट है ऐसी चीजों को हम रख रहे हैं। नॉन फेरस बेसिकली आयरन या उसके जैसे जो प्रॉपर्टीज वाले जो मैटर है उनको हम नहीं रखते, वो वाला हो जाता है। और फेरस जिसके अंदर हम आयरन मैंगनीज वगैरह को रख देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा, फिर हम नॉन मेटेलिक की बात करें तो नॉन मेटेलिक में कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो आ जाता है फ्यूल मिनरल, दूसरा आ जाता है अदर नॉन मेटेलिक्स। ठीक है, तो पहले तो हमने बात कर ली थी कि नॉन फेरस और फेरस की, वो किसके थे, मेटेलिक के पार्ट थे। फ्यूल मिनरल में क्या, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है डायरेक्टली, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, सारे फ्यूल है ना। तो ये भी क्या है, मिनरल्स के टाइप है। फिर हमारे पास में अदर नॉन मेटेलिक में अगर हम बात करें तो माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, ऐसी चीजें जो मेटल नहीं है लेकिन एनर्जी भी नहीं देती है ना, तो लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने उनको क्या किया है, नॉन मेटेलिक्स में रख दिया है। यहाँ पे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन वगैरह, इनको भी बहुत सारी चीजों को रखा जा सकता है, इसीलिए एक्सेट्रा लिख दिया है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मिनरल्स दो टाइप के हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक को फेरस एंड नॉन फेरस भी कह सकते हैं, दो कैटेगरीज आ जाएगी। और नॉन मेटेलिक के अंदर भी फ्यूल मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल्स की भी हम दो कैटेगरीज कर सकते हैं। ओके, यस, एज इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर 5.1, मेटेलिक मिनरल्स आर द सोर्सेज ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटेलिक मिनरल किनको कहेंगे, जिनसे हमें मेटल मिल सकते हो। आयरन और कॉपर, गोल्ड प्रोड्यूस मेटल एंड आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। ठीक है, तो कॉपर से भी हमें मेटल मिलता है, कॉपर के यूटेंसिल्स हम बनाते हैं ना। जिंक वगैरह भी इसी तरीके से मेटेलिक मिनरल हो जाएगा, क्योंकि उससे भी हमारे पास में मेटल बनते हैं। और उसके बाद में अगर हम चाहे गोल्ड की बात करें, चाहे सिल्वर की बात करें, प्लेटिनम की बात करें, वो सब क्या है, मेटल है ना। तो मेटल जब हमारे पास में देते हैं वो मेटेलिक रिसोर्सेज हो जाएंगे या मेटेलिक मिनरल्स हो जाएंगे। तो मेटेलिक मिनरल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स। फेरस एज यू नो रेफर्स टू आयरन। ठीक है, तो आयरन और उसके जैसी कैटेगरी वाली जो चीजें होंगी उनको हम क्या कह रहे हैं, फेरस में कह रहे हैं। ऑल दोज मिनरल which have iron content are ferrous such as iron ore itself, and those which do not have iron content are non ferrous such as copper, bauxite etc. तो अभी हमने क्या बात करी है, फेरस एंड नॉन फेरस को फिर से डिवाइड कर दिया ना। फेरस में किनको, आयरन और मैंगनीज को रखा था, तो उनको रखेंगे जिनके अंदर आयरन का कंटेंट हो। तो मैंगनीज के अंदर भी हमें देखने को मिलता है और आयरन में भी हमें देखने को मिलता है। और फिर दूसरी तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन फेरस की बात कर रहे हैं। तो नॉन फेरस क्या है, ठीक है, नॉन फेरस है जैसे कॉपर है, बॉक्साइट, इनमें आयरन कंटेंट नहीं होता, इसी वजह से इनको हम क्या कह रहे हैं, नॉन फेरस कह रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक तो आ गया था फेरस,
और दूसरा आ गया था नॉन फेरस। क्लियर है? फिर नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर ईदर ऑर्गेनिक इन ओरिजिन सच एज फॉसिल फ्यूल्स also known as mineral fuel which are derived from the buried animal and plant life such as coal and petroleum। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, कार्बन कंटेंट मिलता है। देखिए प्लांट और एनिमल को जब आप बरी करोगे ना तो उनके अंदर का जो कार्बन कंटेंट है वो रह जाता है, और वो जो ओवर द टाइम मिलियंस ऑफ ईयर के प्रोसेस के बाद में वो क्या बन गए हैं, आज हमारे पास में ऑर्गेनिक फ्यूल मिनरल बन गए हैं। तो ऑर्गेनिक फ्यूल मिनरल्स कौन कौन से हो गए? ठीक है, ऑर्गेनिक फ्यूल मिनरल्स जो अगर अपन बात करें तो वो हो गए कोल और पेट्रोलियम। मैंने क्या कहा? ऑर्गेनिक, मैंने कहा ऑर्गेनिक फ्यूल मिनरल, तो कौन से? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये वाले बन गए। ठीक है, ओके। अदर टाइप ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन सच एज माइका, लाइमस्टोन एंड ग्रेफाइट। ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पे देखा था माइका, लाइमस्टोन एंड ग्रेफाइट, ये क्या है? ये क्या है? इनऑर्गेनिक है। ठीक है, मिनरल्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? ठीक है, मिनरल्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। ठीक है, मिनरल्स का ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि वो इतने इतने क्वांटिटी में यहाँ यहाँ पे मिलेंगे या इन पर्टिकुलर लोकेशन पे मिलेंगे, है ना, या इस कैटेगरी के मिलेंगे, है ना। तो हर एक जगह पे उनका ऐसा कोई, हर एक जगह पे उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो अलग अलग है। ओके, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। गुड क्वालिटी मिनरल्स आर लेस इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू लो क्वालिटी मिनरल्स। तो अब देखिए ये एक इनवर्स रिलेशनशिप बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या चीज है कि देखो जो हाई क्वालिटी मिनरल्स हैं वो तो होंगे हमारे पास में कम, और जो लो क्वालिटी मिनरल्स हैं वो हमारे पास में होंगे ज्यादा। अब जैसे आप आयरन के अंदर ही बात कर लीजिए, तो आयरन के अंदर भी अगर क्या होगा, जो हाई क्वालिटी है ना तो वो हमें थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। सिमिलरली कोल के अंदर बेस्ट एंथ्रेसाइट होता है, तो एंथ्रेसाइट तो इंडिया के अंदर अवेलेबल ही नहीं है ना। और जो एंथ्रेसाइट, या फिर अगर हम कहें एंथ्रेसाइट के अलावा जो बेस्ट क्वालिटी है वो हो सकती है हमारे पास में, तो वो भी हमारे पास में कम क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है। तो ये एक हमेशा हमें चीज देखने को मिलती है। फिर ऑल मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल ओवर टाइम, दीज टेक लॉन्ग टू डेवलप जियोलॉजिकली एंड दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ नीड। तो मिनरल्स की हमेशा एक खास बात क्या रही है, ये एग्जॉस्टिबल होते हैं, मतलब एक बार यूज कर लिया फिर ये खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इनको रीयूजेबल ऐसा कुछ कर सकते हो ना, आप वापस, है ना, अर्थ के अंदर देखो कि नहीं यार ये फटाफट से बन जाए, कुछ आप प्रोसेस करो उससे हो जाए, नहीं, है ना। आप उनको रिसाइकल, जो आपने मिनरल्स कर लिया उनको आप रिसाइकल करके रीयूज कर सकते हो, लेकिन अर्थ के अंदर फिर से बनाने वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। वो जियोलॉजिकल प्रोसेस से बनते हैं और उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है ना। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये एग्जॉस्टिबल होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जॉस्टिबल ओवर टाइम है। ठीक है, फिर इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलती है यहाँ पे, और दूसरा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये 3-4 की पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना है। दस दे हैव टू बी कंजर्व्ड एंड नॉट मिसयूज्ड एज दे डू नॉट हैव द सेकंड क्रॉप। तो बेसिकली मिनरल्स के साथ में केस क्या है कि वो हमारे पास में सेकंड, जैसे हम क्रॉप को तो एक सीजन के बाद में दूसरी बार उसको फिर से ले सकते हैं ना, तो वो हमारे पास में क्या है, रिप्लेनिश हो सकता है, लेकिन ये रिप्लेनिश नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे ये एग्जॉस्टिबल होते हैं, एक बार यूज ले लिया फिर खत्म है ना, बहुत लंबा टाइम लगता है इनको बनने में। ओके, यस। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। देखिए अभी तक हमने क्या बात करी, अभी तक हमने टाइप्स ऑफ मिनरल के बारे में बात कर ली। मिनरल्स कहाँ पे मिलेंगे वो हमने बात करी कि जो इकोनॉमिक वैल्यू वाले, हाई इकोनॉमिक वैल्यू वाले जो मिनरल्स हैं पेनिनसुलर इंडिया के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, कौन कौन सी? मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक के अंदर वो अवेलेबल है। ओके, फिर अब हम बात करने आ गए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। तो इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, अब हम यहाँ से बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया अकर इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन इन द ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स। ठीक है, तो कहाँ मिल रहे हैं? पेनिनसुलर इंडिया के अंदर मिल रहे हैं। देखो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर मिलने का रीजन क्या है ना, थोड़ा सा अगर अपन इसको लॉजिक लगाएं, जितना भी अपना अवेलेबल नॉलेज है उसके साथ में, देखो क्या है, पेनिनसुलर इंडिया जो है ना, जो अगर हम नॉर्थ और वेस्ट वाला जो पूरा देखें, हिमालयाज वाला ये सारा पार्ट देखें, इससे तो पुराना है ना। गोंडवाना लैंड का जो अपन पार्ट की बात करते हैं पेनिनसुलर इंडिया है। और एक हमें पता है मिनरल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं ना, एक जियोलॉजिकल प्रोसेस बहुत लंबा होता है, उसके बाद में जाकर के प्रेजेंट डे में जो मिनरल्स हैं वो हमें मिलते हैं। एक बात है, तो अब होगा क्या, पेनिनसुलर इंडिया जो इतना पुराना पार्ट है ना, अब वो क्या है, इतना पुराना होने की वजह से वहां पे हमें मिनरल्स ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हिमालयाज और इसके आसपास का जो प्लेन्स हो रहे हैं ये तो अभी बहुत रिसेंटली बने, तो इस वजह से हमें क्या है, यहाँ पे जियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो मिलने के चांसेस कम है। दूसरा, रॉक के पैटर्न पे भी डिपेंड करता है ना, तो वो तो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए जस्ट हिमालयाज अभी, और उसके आसपास का तो पूरा प्लेन्स वाला है,
है ना। लेकिन पेनिनसुला इंडिया को देखें तो वहां पे जो रॉक है ना वो सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं है, वहां पे मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक भी देखने को मिलती है। तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे हमें हैवी मिनरल्स भी मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है ना। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा लॉजिक दे सकते हो। ओके, ओवर 97% ऑफ कोल रिजर्व्स अकर इन द वैलीज ऑफ दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी। अब देखो इंडिया के अंदर 97% कोल तो इसी रीजन के अंदर मिल जाता है। कौन सा? दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी वैली, है ना। इस पूरे के अंदर अगर हम देखें तो हमें कोल मिल जाता है 97%, मतलब आप पूरा ये मान लो ना अप्रोक्सीमेटली 100% की बात कर दी है। ठीक है। पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लोकेटेड इन द सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ असम, गुजरात एंड मुंबई हाई, दैट इज offshore region in the Arabian Sea. New reserves have been located in the Krishna, Godavari and Kaveri basins. तो अब देखिए बेसिकली हमें यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि जो मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, पहली बात तो पेनिनसुला इंडिया में थी। कोल का अगर हम देखें तो ओवर 97% हमें कहा दामोदर, सोन, महानदी इनकी वैली के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है। पेट्रोलियम रिजर्व्स का है वो सेडिमेंट्री बेसिन के अंदर देखने को मिलते हैं। सेडिमेंट्री बेसिन कहाँ कहाँ पे है? असम में, गुजरात में, मुंबई हाई में। मुंबई हाई क्या है? मुंबई के जो कोस्ट से थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, इंडिया की जो टेरिटोरियल वाटर की जो लिमिट है उसके अंदर एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे हमें काफी अच्छे पेट्रोलियम रिजर्व्स मिले हैं। तो वहां से अभी हम पेट्रोलियम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो अरेबियन सी के अंदर है। और न्यू रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे? कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के बेसिन के अंदर मिले हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल रिसोर्सेज अकर इन द ईस्ट ऑफ अ लाइन लिंकिंग मंगलुरु एंड कानपुर। ठीक है। मंगलुरु से लेके कानपुर का जो आप एक रीजन देखें ईस्ट के अंदर, तो वहां पे आपको मिलेंगे। ठीक है। मिनरल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन 3 ब्रॉड बेल्ट्स इन इंडिया। देयर मे बी सम स्पोरेडिक अकरेंसेस हियर एंड देयर इज आइसोलेटेड पॉकेट्स दीज बेल्ट्स आर। अब देखिए बेसिकली जो इंडिया के अंदर भी मिनरल्स हैं, जो पहली बात एनसीईआरटी ने कह दी कि भाई एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं मिलेंगे, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स में जो अपन ने बात करी ना, तो अब यही चीज तो यहाँ पे वापस से बताई जा रही है कि कुछ जगह तो आपको पूरा एक लोकेशन दिखेगी, रीजन है कि इस पूरे रीजन में आपको ये चीज तो आराम से मिल जाएगी। और कुछ जगह छोटे छोटे पॉकेट्स में आपको देखने को मिलेगी कि अच्छा ये यहाँ भी मिल रही है, ये दूसरी जगह कहीं इंडिया में कहीं और मिल रही है ना। तो ये सब चीजें भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, चलिए तो अब हम बात करें कौन कौन से रीजन में मिलेगी। तो 3 रीजन की हम बात करेंगे। सबसे पहला है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन के अंदर देखें, देखिए दिस बेल्ट कवर्स छोटा नागपुर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। छोटा नागपुर जो प्लेटू है उसके अंदर बात की जा रही है। ये देखिए छोटा नागपुर प्लेटू आ गया, इधर आपके पास में वेस्ट बंगाल वाला आ गया, इधर छत्तीसगढ़, उसके बाद में ओडिशा प्लेटू। ये जो पूरा रीजन है इसकी बात की जा रही है अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, है ना। नॉर्थ ईस्ट के अंदर पार्ट की बात की जा रही है। Have you ever thought about the reason of major iron and steel industry being located in this region? तो मेजर आयरन और स्टील इंडस्ट्री यहीं पे है ना। हमने बात की थी सेल की जो प्लांट्स हैं, बोकारो का प्लांट लो चाहे भिलाई का प्लांट लो, और भी बहुत सारे प्लांट्स आप देखोगे। जमशेदपुर के अंदर टाटा का जो प्लांट है ना, तो वो सब यहाँ पे लोकेटेड क्यों है? तो हम जानते हैं कि जो इसके लिए अगर हम बात करें स्टील इंडस्ट्री के लिए, है ना, तो स्टील इंडस्ट्री के लिए जो क्या चाहिए, एक तो हमें आयरन चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए, कोल चाहिए, है ना। ये दोनों ही चीजें कहाँ पे है? आयरन और स्टील वाली दोनों ही चीजें यहाँ पे अच्छे से अवेलेबल है। तो उस वजह से क्या होगा, इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगेगी, है ना। यस, इट हैज वैरायटी ऑफ मिनरल्स, आयरन ओर, कोल, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका। तो यहाँ पे ये सब अवेलेबल है और इन सब की मदद से ही क्या कर सकते हो आप, स्टील इंडस्ट्री को यहाँ पे अच्छा बना सकते हो। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जो मिनरल रिसोर्सेज जहाँ पे अवेलेबल है, इंडस्ट्रीज जनरली आपको वहीं पे लगी हुई दिखेंगी। तो ये चीज हम देख रहे हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, मोस्टली आपको पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट दिखेगा। देखो नॉर्थ वाला पार्ट छोड़ दिया है यहाँ पे, है ना, नॉर्थ वाला पार्ट छोड़ दिया, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट लिया हुआ है कुछ। बाकी आप पूरा पेनिनसुलर इंडिया की बात करोगे, ये वाला पूरा क्या है, ये पेनिनसुलर इंडिया ही है। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया है क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, 3 तरफ इसके वाटर लग रहा है, ये पेनिनसुलर इंडिया है। इस पेनिनसुलर इंडिया के अंदर की लोकेशन के अंदर हम बात कर रहे थे। तो ये जो पूरा सेक्शन था, तो ये वाला पेनिनसुलर इंडिया का जो पार्ट था, इसके अंदर मोस्टली ये जो सेक्शन था जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, जहाँ पे हमें मोस्टली मिनरल्स देखने को मिलते हैं जो हैवी मिनरल्स है ना। ठीक है, ओके, यस। फिर द साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन, साउथ वेस्टर्न के अंदर बात करें, दिस बेल्ट एक्सटेंड्स ओवर कर्नाटका, गोवा, कंटिन्यूअस तमिलनाडु, अपलैंड्स एंड केरला। ठीक है, साउथ वेस्टर्न की बात की जा रही है, साउथ के साथ में वेस्टर्न वाला जो सेक्शन आ जाएगा ना इंडिया का, तो इस वाले पार्ट की बात की जाए, है ना।
तो यहाँ पे गोवा आ जाएगा, कर्नाटका आ जाएगा, थोड़ा सा केरला वाला पार्ट और थोड़ा सा यहाँ पे तमिलनाडु वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये पूरा जो पार्ट है वो क्या हो गया हमारे पास में, साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन हो गया। ठीक है, दिस बेल्ट इज रिच इन फेरस मिनरल एंड बॉक्साइट। तो यहाँ पे फेरस और बॉक्साइट के अंदर हमें अच्छे रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, बॉक्साइट बेसिकली ओर है किसका, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का जो ओर है उसका नाम क्या है, बॉक्साइट है, ये ध्यान रखिएगा। It also contains high-grade iron ore, manganese, and limestone. This belt lacks in coal deposits except Nivali lignite. ठीक है, तो नेवली के अंदर आपको लिग्नाइट देखने को मिलता है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो कोल के बहुत ज्यादा बड़े डिपॉजिट्स नहीं है, लेकिन आपको हाई ग्रेड आयरन ओर की बेस्ट क्वालिटी जो आपको देखने को मिलेगी यही देखने को मिलेगी। उसके अलावा मैंगनीज की आपको क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी, लाइमस्टोन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे काफी अच्छी क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है। कौन से रीजन की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन की। ओके, देन दिस बेल्ट डज नॉट हैव अ डाइवर्सिफाइड मिनरल डिपॉजिट्स एज द नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट। केरला हैज डिपॉजिट्स ऑफ मोनोजाइट एंड थोरियम, बॉक्साइट क्ले, गोवा हैज आयरन ओर डिपॉजिट। तो देखो अभी हम जो नॉर्थ ईस्ट वाले प्लेट्यू की बात कर रहे थे ना, वहां तो बहुत सारे टाइप के हमारे पास मिनरल्स अवेलेबल थे। ठीक है, लेकिन साउथ वेस्ट में क्या है, मिनरल्स की जो अगर हम वैरायटी देखें ना ज्यादा नहीं है ना, क्वालिटी हमारे पास में बहुत अच्छी है। ठीक है, तो फेरस मिनरल एंड बॉक्साइट की जो बात की जा रही थी उसके अंदर क्या है हमारे पास में यहाँ पे कि मोनोजाइट एंड थोरियम भी यहाँ पे देखने को मिलता है। मोनोजाइट एंड थोरियम कहाँ देखने को मिलता है, थोरियम जो है ना एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। तो केरला के जो कोस्ट है वहाँ की सैंड है ना उसके अंदर थोरियम मिला है। तो थोरियम के और मोनोजाइट के यहाँ पे डिपॉजिट्स हैं केरला के अंदर, बीचेस की जो सैंड है उधर के ऊपर। तो वो कहाँ है, केरला के अंदर एक्सक्लूसिवली। बॉक्साइट क्ले भी हमें देखने को मिलती है एंड गोवा हैज आयरन ओर डिपॉजिट्स, तो गोवा में आयरन ओर भी है। कर्नाटका के अंदर हमने बात कर ली, तो बेसिकली यहाँ क्या है हमारे पास है, फेरस मिनरल और बॉक्साइट है। फेरस में कौन कौन से आ गए, आयरन ओर आ गया, मैंगनीज आ गया, और उसके अलावा एक अलग से लाइमस्टोन हमें देखने को मिलता है। फिर उसके अलावा क्या है, मोनोजाइट और थोरियम है सिर्फ केरला के अंदर, और बॉक्साइट क्ले भी वहां देखने को मिलता है। तो ये वहां पे चीज थी, लेकिन बहुत ज्यादा वेराइटीज नहीं थी, है ना, अच्छे हमें रिसोर्सेज देखने को मिले थे। ओके, फिर हम बात करें द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को देखते हैं। दिस बेल्ट एक्सटेंड्स अलोंग अरावली इन राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात एंड मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कहा हमें देखने को मिलेगा, अरावली इन राजस्थान देखने को मिलेगा, पार्ट ऑफ गुजरात के अंदर, और मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक। तो दो स्टेट्स की बात हो रही है, गुजरात और राजस्थान, जिसके अंदर देखने को मिलेगा, वो भी किसके अलाउंग, अरावली के पास पास में। ठीक है, कॉपर जिंक हैव बीन मेजर मिनरल्स। राजस्थान इज रिच इन बिल्डिंग स्टोन्स दैट इज सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम। तो ये सब कहाँ देखने को मिलते हैं, राजस्थान में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड फुलर्स अर्थ डिपॉजिट आर ऑल्सो एक्सटेंसिव, वो भी है यहाँ पे। डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन, देखो राजस्थान के अंदर सीमेंट इंडस्ट्री काफी है। वो क्यों है, क्योंकि उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं, डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है, जिप्सम है, तो वो सब क्या है, प्री रिक्विजिट्स हैं, ऐसे मिनरल्स हैं जो आपको यहाँ चाहिए ही होते हैं। तो कोई भी पर्सन इंडस्ट्री कोई ले जा करके है ना नॉर्थ ईस्ट में क्यों लगाएगा, वो इसीलिए यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री लगाएगा क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है ना, इजीली। तो गुजरात इज known for its petroleum deposits. You may be knowing that Gujarat and Rajasthan both have rich sources of salt. Okay, तो राजस्थान और यहाँ पे दोनों में क्या है, सॉल्ट भी आपको देखने को मिलता है। गुजरात में पेट्रोलियम डिपॉजिट्स भी देखने को मिलता है, राजस्थान में डोलोमाइट और लाइमस्टोन भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सीमेंट इंडस्ट्री यहाँ पे काफी अच्छी है। सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम, ये सब कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। और गुजरात में भी कॉपर और जिंक हमें देखने को मिलता है राजस्थान के साथ में, क्योंकि पूरा धारवाड़ रॉक सिस्टम है। ये रहा अभी अभी जो हम बात कर रहे थे, अरावली और जो ये पूरा सेक्शन था, है ना, अरावली के आसपास का ये जो पूरा था, राजस्थान एंड गुजरात। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिल रहा था, कॉपर है, जिंक है, फिर डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, फिर मार्बल है, ग्रेनाइट है, जिप्सम है ना, फिर इधर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स भी हैं,
सॉल्ट भी है। ठीक है, ये सब बेसिकली यहाँ पे क्यों देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कौन सा रॉक सिस्टम है, धारवाड़ रॉक सिस्टम। ओके, तो अभी जो हम बात कर रहे थे वो इस सेक्शन की बात कर रहे थे, है ना, राजस्थान का ये अरावली वाला थोड़ा, और इधर गुजरात वाला सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। गुजरात और राजस्थान में क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, कॉपर जिंक है, डोलोमाइट लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, जिप्सम, पेट्रोलियम, सॉल्ट, ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रॉक सिस्टम है, धारवाड़ रॉक सिस्टम है, जिसके अंदर ये सब चीजें अबंडेंट में हमें मिलती हैं। ओके, उससे पहले अभी हमने बात करी थी, ये रहा कर्नाटका वाला, इधर थोड़ा सा हमें गोवा मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ में आप यहाँ पे केरला में आओगे, इधर थोड़ा सा आपको तमिलनाडु में नेवली के अंदर आपको लिग्नाइट देखने को मिलता है। ठीक है ना, एक्सेप्ट नेवली, वहां पे आपको कोल नहीं देखने को मिलेगा, नेवली के अंदर आपको लिग्नाइट देखने को मिलता है, तो वहां लिग्नाइट मिल जाता है। इधर आपको मोनोजाइट एंड मिल जाती है, उसके अंदर थोरियम, मोनोजाइट एंड थोरियम आपको देखने को मिलता है, और इसके साथ में मोनोजाइट, थोरियम, इसके साथ में आपको ऑक्साइड क्ले, ये भी यहाँ देखने को मिल रहा है। नेवली लिग्नाइट भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे आयरन ओर देखने को मिल रहा है, मैंगनीज देखने को मिल रहा है, और आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, आयरन ओर हो गया, मैंगनीज हो गया। यस, एक थोरियम भी था यहाँ पे, लाइमस्टोन भी था, थोरियम की तो हम बात कर चुके हैं, लाइमस्टोन। ओके, तो ये सब कहाँ देखने को मिल रहा है, ये हमें कर्नाटका, केरला, थोड़ा सा तमिलनाडु और इधर गोवा, इस वाले पूरे सेक्शन के अंदर देखने को मिल रहा था, जो हम बात करते हैं साउथ वेस्टर्न वाले की। ये कहाँ देखने को मिल रहा है, साउथ वेस्टर्न। ओके, ये सारी चीजें साउथ वेस्टर्न के अंदर आ गई थी ना। नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम पहले ही बात कर ही चुके हैं, तो ये सारी चीजें थी। नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट कौन सा आ रहा था, ये वाला पूरा छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, छोटा नागपुर प्लेटू, और इधर ये थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा था उड़ीसा वाला, है ना। ये पूरा पार्ट किसका था, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू। आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। ये सारी चीजें अगर हमने देख ली थी, नॉर्थ ईस्ट के प्लेटो की हम पहले बात कर चुके हैं, साउथ वेस्टर्न में ये, और ये भी हमने बात करी कौन सा, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यस, तो फिर हमें आगे क्या दिया हुआ है, द हिमालयन बेल्ट इज अनदर मिनरल बेल्ट वेयर कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट एंड टंगस्टन आर नोन टू अकर। दे अकर on both the eastern and western part. Assam Valley has mineral oil deposits. Besides, oil resources are also found offshore areas near Mumbai coast, Mumbai High. Okay. So अब हमें यहाँ क्या बताया हुआ है, हिमालयन बेल्ट के अंदर भी मिनरल हमें मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट और टंगस्टन। ठीक है, ये भी हमें मिलते हैं। यहाँ पे किसके बारे में कहा जाता है, और ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में भी दोनों, तो हिमालय के यहाँ से ईस्ट से लेके वेस्ट तक में, है ना, ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक में क्या कहा जा रहा है, हिमालयाज के अंदर कॉपर, जिंक, लेड, कोबाल्ट और टंगस्टन, ये सारे जो मिनरल हैं वो क्या है, यहाँ पे मिलते हैं। चाहे आप वेस्ट टू ईस्ट देखें, इस पूरे सेक्शन के अंदर ये बात कही जा रही है कि हिमालयाज के अंदर ये अवेलेबल है। ओके, दे अकर ऑन द बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट, असम वैली के अंदर। ठीक है, और असम के अंदर स्पेसिफिकली क्या मिलता है, मिनरल ऑयल मिलता है। ठीक है, मिनरल ऑयल जो आप पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं वो भी वहां पे मिलता है। उसके अलावा वो कहाँ पे मिला है, मुंबई हाई के अंदर मिला है, जो हमने बात करी। इसके अलावा राजस्थान के अंदर भी उसके डिपॉजिट्स हैं, राजस्थान के बाड़मेर में, जैसलमेर में, वहाँ पे भी इसका एक्सप्लोरेशन किया गया है, वहाँ पे भी अभी रिफाइनरी लग रही है। और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो जो कावेरी वगैरह का बेसिन है, वहाँ पे भी इसके रिसोर्सेज मिले हैं। तो यहाँ तक में आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विंसम डिजिटल।